शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज एक एडिटोरियल के बारे में हम मेनली चर्चा करेंगे जो कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को बताता है। पार्टिकुलरली यहाँ पर बात करी जा रही है हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत की रिलेशनशिप कैसी है और भारत के पड़ोसी देश इंडिया को किस रूप में देखते हैं, भारत के लिए कौन सा बड़ा देश एक चुनौती के रूप में उभर रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। पार्टिकुलरली यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो साउथ एशियन स्टेट की ही यहाँ पर चर्चा होने वाली है। साउथ एशियन स्टेट जैसे कि चाइना, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस। इस प्रकार से ये कुछ कुछ जो प्रमुख नेशंस हैं इनके साथ में हमारी रिलेशनशिप कैसी रही है। तो जो मोस्ट ऑफ साउथ एशियन स्टेट हैं वो काफ़ी कहना चाहिए संशय में है। संशय में है मतलब उनके माइंड में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। ऑफ इंडियाज़ प्राइमेसी, इंडिया की प्राइमेसी को लेकर के अभी भी उनको शक है और ये सब देश अपने अपने तरीके से इस चीज़ को सोच रहे हैं। लेकिन साउथ एशिया न केवल जंप करने के लिए सोच रहा है कि भाई हम भी थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह में आगे बढ़ें, बैंडवैगन ऑफ द इंडिया स्टोरी, बट इट इज़ आल्सो सीमिंगली होल्डिंग इंडिया बैक अल्बाइट इनडायरेक्टली। बोला जा रहा है, देखिए ऑलरेडी से देखा जाए ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ में रिलेशनशिप ऐसी है कि ये अपने आप को भी जंप करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको इंडिया का भी सपोर्ट चाहिए, भले ही वो इनडायरेक्ट तरीके से हो। आज के समय में देखा जाए इंडिया 3 प्रकार की डिलेमास को फेस कर रहा है, 3 प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 प्रकार की प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हुई है। पहला है मालदीव को लेकर के। मालदीव के बारे में बोला जा रहा है, देखिए मालदीव हमारा नेबरहुड कंट्री है। यहाँ पर जो पॉलिटिकली एंटी इंडिया रिजीम चल रहा है साउथ एशिया में, सच एस मालदीव की हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटी इंडिया जो रेजिम चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, पार्टिकुलरली मालदीव जैसी कंट्री की बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो न्यू गवर्नमेंट है वो इफ़ेक्टिवली कह रही है इंडियंस को कि आप जो है इंडिया छोड़ दीजिए। यहाँ इस टाइप की कंडीशन हमको देखने को मिल रहा है। सेकंड प्रकार की जो प्रॉब्लम चल रही है नेबरहुड में वो है ढाका को लेकर के, जहाँ मालदीव में एंटी इंडिया मूवमेंट है इन एन इंस्ट्रूमेंटल सेंस, और इसको आप एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन खालेदा जिया लीड जो गवर्नमेंट है ढाका की, जहां पर इलेक्शंस आने वाले हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर में, कुड टर्न आउट टू बी आइडियोलॉजिकली एंटी इंडिया, और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर भी आपको एंटी इंडिया देखने को मिल सकता है, उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। अगली जो चिंता है वो है बीजिंग के ग्रो करने को लेकर के। बीजिंग का जो इन्फ्लुएंस है पूरे क्षेत्र में तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है। तो जो सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रक्चरल। ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये खड़ी हुई है बीजिंग की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से साउथ एशिया में। हाल फिलहाल में देखा जाए BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से, अदर चाइनीज़ प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारी कंट्री को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है चाइना, उनको अपनी तरफ खींचने का काम कर रहा है। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की यदि हम बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से 2 रूट तैयार किए गए हैं। चाइना ने एक सोच विचार ये रखा है कि एक तो लैंड के माध्यम से और दूसरा सी रूट के माध्यम से हम कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को, लोगों के मूवमेंट को हम फ्री बनाना चाहते हैं। इसके लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया गया चाइना के द्वारा। यहाँ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है जो कि रेड कलर से है। इसके अलावा ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो ब्लू कलर है ये है मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव।
इसके माध्यम से समुद्री रास्ते के माध्यम से ट्रेड को और भी ज़्यादा फ्री बनाने की कोशिश करी जा रही। इसके माध्यम से बहुत सारे बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है। तो देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बंदरगाह हैं वो चाइना के ही हैं, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, लगभग 6 से 7 बंदरगाह तो खुद चाइना अपने यहाँ के जोड़ा है, ताकि उसका जो ट्रेड है और भी ज़्यादा उसको सस्ता पड़े, आसानी से मूवमेंट हो सके। आगे बोला जा रहा है कि देखिए, जब बचा हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया है, अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, मानक या फिर अन्य कारणों से किसी को चीज़ को छोड़ देता है, ये सब ध्यान देने से कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है, या फिर उनसे दूर रहता है, तो वहीं चाइना क्या काम करता है, उसकी तरफ, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर तालिबान की बात करें, तालिबान का जब राज हुआ अफ़गानिस्तान में, तो बाकी सब कंट्री ने कहा था कि हम तालिबान का बहिष्कार करेंगे, हम उनको मान्यता देने वाले नहीं। लेकिन चाइना ने क्या काम किया, उनको भी अपनी तरफ करने की कोशिश करी है, चाहे वो म्यांमार की बात हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की बात रही हो। ठीक उसी प्रकार से रसिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ था, उस समय में रसिया अलग थलग पड़ गया था, पूरी दुनिया उसको छोड़ रही है, लेकिन चाइना उसको अपनाने की कोशिश कर रहा था। कुल मिलाकर के देखा जाए, चाइना की जो आउटरीच है इंडिया की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 ब्रॉड सेट ऑफ कासेस हैं बिहाइंड द डिलेमास इंडिया फेसेस इन द नेबरहुड। इंडिया अपने नेबरहुड में जो चीज़ों को फेस कर रहा है, उसके 3 डिलेमा आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 चीज़ें मोटी मोटी हैं जो कि समस्या पैदा कर रही हैं। रीजनल जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर कैसा है, क्षेत्रीय जो जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर है वो कैसा चल रहा है, उस हिसाब से भी भारत की पॉलिसीज़ तैयार हो रही हैं। तो पहले नंबर में जो समस्या आ रही है इंडिया को, वो रीजनल जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर ही है, जहाँ पर आपको ओवरलैपिंग जैसी समस्या दिखाई देगी। साउथ एशिया को हम कैरेक्टराइज करते हैं, संदर्भित करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, डिमिनिशिंग प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। हमको ऐसा लगता है कि जो साउथ एशिया है, यहाँ पर अमेरिका की प्रेजेंस है ही नहीं है। काफ़ी लंबे समय से ये एक जियोपॉलिटिकल कांस्टेंट रहा है इस क्षेत्र में। साउथ एशिया के मैप की यदि हम बात करें तो अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी कंट्री, जैसे कि श्रीलंका है, ये सब मिला करके साउथ एशिया का निर्माण करते हैं। वहीं यदि हम नई दिल्ली की बात करें तो जो वाशिंगटन्स की प्रेजेंस रही है साउथ एशिया में, वाज नॉट ऑलवेज एडवांटेजस। अमेरिका ने अपना यदि दबदबा यहाँ पर बनाया भी है तो उतना ज़्यादा इस रीजन को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। लेकिन बोला जा रहा है यदि इस क्षेत्र से अमेरिका निकल जाता है तो ये निश्चित है इसका जो डिपार्चर है ना, वो डिसएडवांटेजियस रहने वाला है, इन पार्टिकुलर गिवन हाउ चाइना हैज़ फिल्ड द पावर वैक्यूम क्रिएटेड बाय वाशिंगटन्स डिपार्चर। क्योंकि यहाँ से यदि अमेरिका अपनी प्रभुता को ख़त्म कर देता है, यहाँ से अपने आप को निकाल लेता है, तो जाहिर सी बात है वो वाली जो खाली जगह है उसको चाइना भरने वाला है। चाइना के राइज़ होने को लेकर के बताया जा रहा है कि किस प्रकार से चाइना अपने आप को राइज़ करते जा रहा है। चाइना आज के समय में जियोपॉलिटिकल बफर के तौर पर कर रहा है, जियोपॉलिटिकल बफर के तौर में अपने आप को बना रहा है। मतलब हम स्मॉलर स्टेट की बात कर रहे हैं इस रीजन में। यहाँ पर चाइना कार्ड खेलने का काम कर रहा है उनकी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए। तीसरे नंबर की बात बताई जा रही है, वन ऑफ द लीस्ट इंटरकनेक्टेड रीजन की यदि हम बात करें, ऐसा रीजन जो बहुत कम इंटरकनेक्टेड हो पाया है, उस क्षेत्र के बारे में चाइना क्या सोचता है। दुनिया में देखा जाए, चाहे वो पुअर हों, ये काफ़ी नेचुरल है। द इनहेबिटेंट ऑफ द रीजन विल टिल्ट टुवर्ड द पावर विथ एबिलिटी टू कैटर देयर मटेरियल नीड। कभी भी कोई भी गरीब देश का जो झुकाव रहेगा उसी तरफ रहेगा जो पावरफुल है, इसके साथ ही साथ में उसके पास पैसा है और वो पैसे से उसकी मदद कर सकता है। इसी तरफ में किसी भी गरीब देश का झुकाव रहता है।
इसीलिए ज़्यादातर हमारे साउथ एशिया के जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनका जो झुकाव है चाइना की तरफ में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इंडिया से आपको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। जितना पैसा ग्रांट कर सकता है चाइना, उतना पैसा का दान हम नहीं कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ पर यही हो जाती है। अगला जो कदम बताया जा रहा है वो नॉर्मेटिव एंड पॉलिटिकल अप्रोच को लेकर के है। चौथे नंबर की बात ये है, इस क्षेत्र में हमारी नॉर्मेटिव एंड पॉलिटिकल अप्रोच काफ़ी लिमिटेड है या फिर काफ़ी सीमित है। इसीलिए इस क्षेत्र में उनके पास में ज़्यादा कोई विकल्प नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, वो चाइना की तरफ में जाते हैं। भारत और चीन की स्ट्रेटजी में यहाँ पर अंतर बताया जाता है कि दोनों देश कैसे अलग अलग प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करके चलते हैं। भारत क्या काम करता है, कल्चरल, एथनिक, रिफ्यूजी, इसके अलावा अदर जो मुद्दे हैं, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा सा भारत ध्यान दे के चलता है। लेकिन चाइना इन सारी चीज़ों से फ्री है, फ्री माइंड से वो कोई भी काम कर सकता है। एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, ये सारी चीज़ों से उसको उतना ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो पॉलिसी है उसमें किस प्रकार से हमको भेदभाव देखने को मिल रहा है। यदि हम इस रीजन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, मल्टीप्लिसिटी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भारत की जो पॉलिसी है थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो कंट्री पावर में है, पावरफुल है, उनके साथ में हमारा जो व्यवहार है थोड़ा सा अलग रहता है, और जो पावरफुल नहीं है उनके साथ में हम अलग थिंकिंग रखते हैं। तो कुल मिलाकर के इस एक प्रकार से ये हमारी वन ट्रैक पॉलिसी है। ये जो वन ट्रैक पॉलिसी है ये जनरेट करती है पाथ डिपेंडेंसीज, ऑफन एलिनिएटिंग अदर सेंटर्स ऑफ पावर और अपोजिशन लीडर। बांग्लादेश इज परहैप्स वन सच एग्जाम्पल। ऐसे में क्या होता है कि सामने वाला कंट्री हमें प्रभावित करने लग जाता है, हमारी पॉलिसी को भी प्रभावित करने लग जाता है। इसके बाद आगे बोला जाता है कि देखिए, इस चीज़ को इंडिया को समझना पड़ेगा कि साउथ एशिया अब पहले जैसा साउथ एशिया नहीं रहा है। आज के समय में बहुत सारे बदलाव इसमें आ चुके हैं, और आपको ये भी समझना है कि आपके कॉम्पिटिटर धीरे धीरे करके पैदा होते जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि हम साउथ एशिया से पाकिस्तान को बाहर कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, उसको डाउन कर देते हैं, तो इससे भारत ऊपर उठ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज के समय में संभव नहीं है। आपको ये समझना है कि साउथ एशिया में चाइना सुपर पावर के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, और उसको आप कैसे करके फेस कर सकते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन लेकर के हमें आने की ज़रूरत है। इसके बाद सीधे हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ चलें, तो पहली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एनडीआरएफ से रिलेटेड है। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जिसको बोला जा रहा है। अभी जैसे साइक्लोन जो आया था, साइक्लोन से जो नुकसान हुआ है दो राज्यों को, तमिलनाडु हो चाहे अदर कोई राज्य हो, केंद्र सरकार ने इनको कुछ पैसों से मदद करी है। वो पैसा इस एनडीआरएफ फंड से ही लिया गया था। एनडीआरएफ फंड के माध्यम से ये पैसा प्रोवाइड किया गया, इसलिए हम एनडीआरएफ के बारे में देख रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जिसको बोला जाता है, इसका वर्णन किया गया है सेक्शन 46 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। भारत में जितनी भी आपदाएं आ रहे हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून लेकर के आई थी सरकार, जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का ये कानून है, वहीं पर सेक्शन 46 में इस चीज़ का उल्लेख किया जाता है। ये एक ऐसा फंड होता है, कोष होता है, जिसको मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कभी इमरजेंसी की कंडीशन आएगी तो रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, रिहेबिलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ का पैसा हम यूज़ कर सकें। किसी भी प्रकार का डिजास्टर सिचुएशन हो या फिर डिजास्टर हो, तो उस समय में लोगों के घर तबाह हो गए हैं या उनको अन्य रिलीफ पहुँचाना है किसी भी प्राकृतिक आपदा से, तो उसके लिए ये फंड बनाया गया था।
आगे बोला जा रहा है कि इसको सरकार ने पब्लिक अकाउंट में रखा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व फंड नॉट बेयरिंग इंटरेस्ट। क्या बोला जा रहा है कि ये एक रिजर्व फंड है जहां पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं देखा जाए ये जो एनडीआरएफ होता है, एनडीआरएफ का निर्माण हम किए हैं एक प्रकार से ताकि इसको पूरा करने के लिए एसडीआरएफ हो सके। सॉरी, जो एनडीआरएफ है इसके लिए सप्लीमेंट के तौर पर एसडीआरएफ आया है। एनडीआरएफ नेशनल लेवल पर हो गया, इसके अलावा भी सरकार का कहना है एक एसडीआरएफ भी हम बनाएंगे। यदि कहीं पर डिजास्टर बहुत सीवियर नेचर का हो जाता है, इस कंडीशन में प्रोवाइडेड एडुकेट फंड आर नॉट अवेलेबल इन एसडीआरएफ। क्या है, एसडीआरएफ में यदि फंड अवेलेबल नहीं है तो कहाँ जाएंगे, एनडीआरएफ जाते हैं। एनडीआरएफ फंड की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि यदि किसी प्रकार से नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि साइक्लोन है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांचे, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, कोल्ड वेव एंड फ्रोस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें यदि कहीं पर हो रही हैं कंसिडर्ड टू बी ऑफ सीवियर नेचर, यदि सरकार इसको बोले कि ये सीवियर नेचर एकदम खतरनाक है तो उस समय में आपको पैसा मिलेगा। एंड बोल रहा है रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस अवेलेबल इन इट्स आउन एसडीआरएफ। एसडीआरएफ में जितना पैसा था ना वो सब खत्म हो गया है, पैसा बचा नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी केंद्र सरकार को, बोलेगी कि भाई हमको थोड़ा सा फंड प्रोवाइड करिए या फिर थोड़ा सा पैसा दीजिए। और आगे बोला जा रहा है यदि आपको एनडीआरएफ फंड की प्राप्ति चाहिए, आप सोच रहे हैं कि हमें एनडीआरएफ से मदद मिलना चाहिए, तो इसके लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को मेमोरेंडम एक सबमिट करना पड़ेगा जो कि इंडिकेट करता है सेक्टर वाइज डैमेज एंड नीड्स ऑफ फंड को। हाल फिलहाल में यदि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पैसा दिया है ना, तो वो पैसा ऐसे ही उसको आसानी से नहीं मिल गया है। राज्य सरकार ने एक मेमोरेंडम सबमिट करी थी तब जाकर के उनको ये पैसा मिले हैं। द सेंटर ऑन इट्स पार्ट assesses द डैमेज एंड ग्रांट द एडिशनल फंड टू स्टेट। एसडीआरएफ तो है ही, एसडीआरएफ में पैसा कम पड़ जा रहा है, पर्याप्त पैसा नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक मेमोरेंडम साइन करके दे रहे हैं, इसके हिसाब से आप अपना पैसा भेजिए। फिर केंद्र सरकार अनुमान लगाती है कि कितना नुकसान हुआ होगा, उस हिसाब से पैसे की भरपाई वो करने का काम करती है। तो इस प्रकार से देखा जाए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है हम एनडीआरएफ से ले रहे हैं, इसके माध्यम से आप इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इज़ नॉट कंपनसेशन फॉर लॉस, इसको आप ये नहीं कह सकते कि आपको जो लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन मिलने वाला है। दूसरे शब्दों में बोला जाए एनडीआरएफ का जो अमाउंट है, ठीक है, इसको आप खर्च कर सकते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, रिलीफ के लिए, रिहेबलाइजेशन के लिए। आप ये सोचें कि आपके घर में एक जानवर बह गया है, ठीक है, एक जानवर ख़त्म हो गया है, गाय भैंस पाले थे आपके घर में, तो आप सोचें कि उसके लिए मुझे कुछ पैसा मिले, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टेक डिसीजन ऑन द एक्सपेंस फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, ये जो कमेटी है, ठीक है, ये ही डिसीजन लेती है एक्सपेंसेस ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि एनडीआरएफ को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बोला जा रहा है ये इसको जो फाइनेंस है सेस लगा करके सर्टेन आइटम के ऊपर सरकार टैक्स लगाती, सेस लगाती है, वहीं से ये कमाई करती है। साथ ही साथ में चार्जेबल टू एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी ली जा रही है एंड अप्रूव्ड एनुअली थ्रू द फाइनेंस बिल।
अब यदि हम वही न्यूज़ की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है केंद्र सरकार ने रिलीज़ किया है 1500 करोड़ रुपया की सहायता तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन से भारी नुकसान हुआ था। यहाँ पर रैक्स वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब होता है तबाही, कहर, और हेवॉक वर्ड यूज़ किया गया है। हेवॉक भी दोनों एक जैसे ही दिखा रहा है यहाँ पर। तो साइक्लोन से जो नुकसान हुआ है उससे इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये कदम उठाया गया सरकार की तरफ से कि हम कम से भी कम 1500 जो करोड़ रुपया है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि लोगों का रिहेबलाइजेशन हो सके, करंट रिलीफ दी जा सके, उनको गोली दवाई है, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी मुहैया करा सकें, आसानी से मुहैया करा सकें। इसके बाद सेकंड नंबर की जो न्यूज़ आई है वो रेवानाथ से रिलेटेड आई है। मतलब यहाँ पर हम तमिलनाडु की तेलंगाना की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस जीती है, और कांग्रेस जीती है इसी के साथ में आप देखेंगे जो रेवानाथ हैं उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर। तो इनको जो शपथ ग्रहण कराने का काम है ना वो वहाँ के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हमारा संविधान ये कहता है कि राज्यपाल के कामकाज के लिए एक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, और इनकी सहायता से ही राज्यपाल कोई भी काम करेगा। साथ में ये भी देख रेख करेगा कि राज्य में जो कामकाज है संविधान के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा, और संविधान के हिसाब से यदि वहाँ की सरकार नहीं चलती है तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में करी गई है। कुछ यदि हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, जैसे कि आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी, ठीक है, ताकि गवर्नर को ऐड दिया जा सके, एडवाइस दिया जा सके। 164 कहता है कि मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ कुछ प्रावधान यहाँ पर होने वाले हैं। 166 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। राज्य की सरकार को कौन कौन से काम करने हैं, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल 166 बोलता है। 167 बोलता है कि चीफ मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी हैं एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। 177 कहता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउसेस। वहीं यदि हम शपथ ग्रहण की बात कर लें तो मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराने का काम करता है गवर्नर। टर्म की यदि हम बात करें तो टर्म इनका कोई फिक्स नहीं रहता है। जिस दिन इनकी सरकार की जो मेजॉरिटी है वो गिर जाती है उसी दिन पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसा हम देखें मध्य प्रदेश में हुआ था, कमलनाथ की जब सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे की जब सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, उस समय में भी यही एग्जाम्पल हमको देखने को मिला था।